सबसे पहले तो ये कमला दास काफी कह सकते हैं हमारे यहाँ एक विवादास्पद राइटर रही हैं। मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इनके बारे में बहुत सारे। ये इन्होंने शादी की थी एक बंगाली थे उनके साथ, लेकिन ये बेसिकली राइटर केरल की रही हैं। इन्हें केरल से ही अवार्ड भी मिला था, केरल का साहित्य अकेडमी अवार्ड। और ऑल ओवर इंडिया का जो साहित्य लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है साहित्य अकेडमी, वो भी मिला है इन्हें 2 अवार्ड। ये बड़े अवार्ड हैं जो कमला दास को मिले हैं। और इनकी जो जितनी भी राइटिंग्स हैं वो बेसिकली विमेन ओरिएंटेड रही हैं। सबसे ज्यादा विमेन ओरिएंटेड इनकी राइटिंग रही है, इसीलिए लोग क्या है इनको लेकर तरह तरह की बातें या कह सकते हैं अफवाहें भी उड़ा देते थे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। शी वॉज बोर्न इन मलाबार केरला। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स। बेटा याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो सकता है एक्सट्रैक्ट में पूछ लिए जाएं, ठीक है। या कभी जब तुम लोग आंसर लिखते हो ना तो बहुत इफेक्टिव लगते हैं अगर वहां पर पोएट का नाम यूज कर लेते हो तो जब ओके टीचर मैम। कॉपी चेक करता है तो वो ज्यादा खुशी से चेक करता है कि हाँ एटलीस्ट उसको पता है बच्चे को। उससे फीलिंग आती है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको करना क्या है, एग्जाम में जो भी आप लिखोगे, जो चेकर रहेगा इवेलुएटर रहेगा उसको इम्प्रेस करने के सारे काम कर रहे हैं आपको आंसर शीट में, ठीक है। तो ये तो बात वो नहीं बता इम्प्रेस सकते कैसे हैं। होगा, आपने अच्छे से पढ़ा हो अच्छे से लिखा हो। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर कोई बच्चा कई बार बोर्ड की कॉपी में लिख कर आते हैं मैं अपने पापा को सरप्राइज देना चाहता हूँ या उन्हें प्राउड फील कराना चाहता हूँ इसलिए मैडम मुझे अच्छे नंबर दे दीजिएगा या टीचर अच्छे नंबर दे दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं लिख कर आना। अभी रिसेंटली जब हमने कॉपी चेक की थी बोर्ड की 10th की सीबीएसई की, वहां ऐसी हमें कई कॉपीज मिली। तो ऐसा कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको इफेक्टिवली अपना आंसर लिखना है ताकि वहां पर जो टीचर चेक करे उसको पता हो कि आपने पढ़ा है। और एमपी बोर्ड में अगर आपने ढंग से आंसर लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। जितना मैं तुम सबको जानती हूँ, मुझे हर बच्चे की कैपेसिटी पता है कि कौन कितने अच्छे से लिख सकता है और क्या कर सकता है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा सा भी एफर्ट लेकर पढ़ाई करोगे और लिखोगे प्रॉपर आंसर तो तुम लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। बेटा कोई नहीं रोक रहा तुम लोगों को नंबर लाने से। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। सो हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। मतलब अगर उन्होंने मलयालम के बारे में राइटिंग, केरल की किसी सिनेरियो की राइटिंग कर रही हैं तो वहां पर उस राइटिंग में वहां का जो लोकल फ्लेवर है वो नजर आता था। फ्लेवर का मतलब यहाँ खाने के फ्लेवर से नहीं है, मतलब आपको फील कर सकते थे कि ये केरल की राइटिंग है। वहां पर या तो नेचुरल सराउंडिंग्स को लेकर या किसी तरह के रिचुअल्स को लेकर वो इस तरह के इनपुट्स यूज करती थी कि पढ़ने वाले को मजा आता था। तो वर्सटैलिटी थी ही ओरिजिनल। इन्होंने जिस तरह की राइटिंग यूज की उससे पहले कभी किसी ने की नहीं थी। शी हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। ये इनका राइटर का नाम है, ये हो सकता है इनका ओरिजिनल नाम भी हो। इस नाम पर काफी डिस्कशन होता है, माधवी कुट्टी। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. अच्छा, ये जो My Mother at 66 है, इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो पूरी पोएम अगर आप देखें प्रॉपर स्टेंजा नजर नहीं आएगा, फुल स्टॉप नजर नहीं आएगा, पूरी पोएम शुरू से एंड तक चलती है, बस बीच में कॉमाज नजर आते हैं, बस कॉमाज दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, ऑथर अपने घर आई हैं, अपनी माँ से मिली हैं, फैमिली से मिलने आई हैं, पेरेंट्स से, और उसके बाद वो वापस जा रही हैं। तो मन में जिस तरह के डर, जिस तरह की परेशानी, जो चिंताएं चल रही हैं, वही इस पोएम में दिखाया है। तो क्या कहती हैं, सबसे पहले तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है यही इस पोएम का मेन मैसेज है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस
हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? बिल्कुल सही बात है कि एजिंग तो बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है, सभी के साथ होती है। जिस एज में आज हम हैं कल आप लोग पहुंचेंगे, या हमारे पेरेंट्स जिस एज में आज हैं कल हम उनकी एज में पहुंच जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो एजिंग को लेकर क्यों परेशान है वो हमें इनकी आगे के स्टेंजा में दिखाई देगा। क्या कहती हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब लगेगा नहीं, पोएम में ऐसा लग रहा है कि एक तरह का पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं कि अपने घर से मैं लौट रही थी कोचीन, जहाँ घर से कहाँ पहुंच रही है? कोचीन। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये कोचीन बेटा केरल में है, जगह का नाम है कोचीन, शायद एयरपोर्ट है। बहुत फेमस एयरपोर्ट है। सो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब जब वो लौट रही है तो उनकी माँ उनके साथ हैं, वो उन्हें एयरपोर्ट पर बाय करने आई हैं। तो अपनी माँ को वो देख रही हैं कार में बैठे बैठे, वो कार में है। ये क्या बात है, ये सडनली जाता है। मैम कौन सी कंपनी का वाईफाई लगा हुआ है? अरे उस कंपनी वाले को तो मुझे कंप्लेन करनी है बेटा। कौन सी है? एयरटेल होगी जरूर। एयरटेल है। हाँ लगा ही था, हम भी परेशान रहते हैं। हाँ, ये त्यागी एयरटेल जी, बहुत परेशान करता है। क्या ये फायदा त्यागी इसके जी, वाईफाई का? त्यागी से बोलो, त्यागी से। मैंने खरीद के नहीं रखी है एयरटेल। चला तो बहुत तू ही रहा खराब है। है, सर्विस इतनी हाँ खराब है, क्या मतलब है? तो चौराहा में है ना, और बाहर का होगा तो जियो अच्छा है, बाहर सही वालों कह से रहे हो बात बेटा। करो। मुझे कोई कभी जियो की प्रॉब्लम सिम नहीं आती। अच्छी है और एयरटेल का वाईफाई अच्छा है, अगर प्लान अच्छा लिया हो एयरटेल का। मेरा इंटरनेट जाता है, पापा को बोलता हूँ 5 मिनट में सही हो जाता है। ये तो बात ही अलग है, तो पैसे आ आ गया गया। मैम प्रेजेंटेशन नहीं, स्क्रीन आ प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा, चिंता मत करो। गई है आ मैम। गई। चलो, तो क्या करती हैं वो? अपनी माँ को देख रही हैं, माँ साथ में बैठी हुई है कार में, वो रास्ते में लौट रही है एयरपोर्ट की तरफ, घर से वापस जा रही हैं। तो माँ को देखते समय क्या नोटिस करती हैं? डॉज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो अपनी माँ को देखते समय नोटिस करती हैं जैसे वो आधी नींद में थी, सो रही थी माँ कार में। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ है, जैसा कि अक्सर हम घर में बड़े बुजुर्गों को देख सकते हैं गहरी नींद में। बड़े बुजुर्ग क्या, तुम लोग भी जब गहरी नींद में होंगे तो मुंह खुला ही रहेगा। सो हर फेस एशन लाइक, एशन मतलब ऐश हमें पता है राख की तरह, लेकिन यहाँ पर एशन लाइक कैसे बोला है? ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स क्या होती है? डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन। यहाँ तक उन्हें अपनी माँ की जो फेस है, ऐसा लग रहा है वो किसी डेड बॉडी की तरह नजर आ रही है, जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर ऑथर क्या करती है? शी रियलाइज्ड विद पेन, कि मनी मन वो दुखी है अपनी माँ को देखकर। वो क्यों दुखी है? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। जितनी वो दिखाई दे रही है वो उतनी ही बुजुर्ग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिख रही हैं बट हो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ सचमुच बूढ़ी हो चुकी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। और जल्दी ही वो इस विचार को क्योंकि वो अपसेट हो रही थी इस बात को सोचकर, अपनी माँ के इस एजिंग को देखकर, तो उन्होंने इस विचार से खुद को थोड़ा बाहर निकाला, थॉट अवे एंड लुक्ड आउट। और फिर कार से बाहर देखने लगती हैं। क्या नोटिस करती हैं? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब क्योंकि कार में जा रही हैं तो ट्रीज
जो रोड साइड के ट्रीज हैं वो ऐसा लग रहा है दौड़ते हुए निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, ट्रीज रनिंग कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं वो दौड़ दौड़ कर घर से बाहर निकल रहे हैं। स्पेलिंग मतलब दे आर मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो जो विचार उनके मन में पहले कार में चल रहा था वो विचार कहीं ना कहीं फिर से हावी हो जाता है। अब जब वो विचार हावी होता है तो क्या सोचती हैं, जब माँ दूर खड़ी हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूर पर माँ खड़ी हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, माँ को फिर गौर से देखने लगती हैं। व्हेन मतलब जैसे बीमार हो व्यक्ति, पेले एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे धुंधलापन होता है सर्दी में, अगर आप मून को देखेंगे तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, तो बिल्कुल माँ के चेहरे की चमक जा चुकी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर वही जो बचपन का उनका पुराना डर, माय चाइल्डहुड फियर, और मन का एक जो डर है, जैसा कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उनके मन में एक डर होता है कि कहीं हम अपने पेरेंट्स को खो ना दें। ये डर बचपन से रहता है, कई बच्चों के मन में रहता है, तो ऐसा ही डर यहाँ ऑथर के मन में है। वही फेमिलियर एक सामने आ जाता है, जो बचपन का डर है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, इस एजिंग की वजह से मन में ये डर आ रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन फिर भी मैं माँ को ये बात नहीं बता रही हूँ, मैंने बस एक ही बात कही उनसे, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे। ऊपर से बोल रही हैं, मन में असमंजस चल रहा है कि हम फिर मिल पाए नहीं मिल पाए। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्माइलिंग की, इतना कहकर मैं ज्यादा उनसे कुछ कह नहीं पाई। तो अगर हम देखें तो ये पूरी पोयम में जो पोएट है वो दुखी है अपनी माँ की एजिंग को लेकर, और इस डर से कि वो कहीं खो ना दे उनको, या दोबारा फिर कभी आई तो वापस माँ को अलाइव देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी, ये कहीं ना कहीं चिंता है उनके अंदर, और यही उन्होंने इस पोएट्री में शो की है। अब मुझे ये बताओ, एक बार फिर से इस पोयम को देखो, कहो तो मैं दोबारा इस पूरी पोयम को फिर से एक्सप्लेन करूं। बिसाइड मतलब पीछे होना या बगल में होना? बिहाइंड और बिसाइड, बिसाइड में बिसाइड से कौन साइड सा में क्या होता होता है? है बेटा, बगल में। और बिहाइंड पीछे हाँ, होता है? बिहाइंड पीछे होता है। ठीक है। डॉज होता है बेटा नींद में। सिग्निफिकेंस ऑफ मैरी चिल्ड्रन, बिल्कुल यहाँ पर अभी मैं बताऊंगी। यहाँ पर दो चीजें यूज की गई हैं, ट्रीज, यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन, ये जो दो वर्ड यूज किए गए हैं। तो अगर हम देखें तो माँ की ओल्ड एज है, ट्रीज को यंग बताया गया है, और यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो यंग जनरेशन क्या करती है, नॉर्मली देखें तो वो भी भाग रही है, रनिंग कर रही है, अपनी लाइफ में दौड़ रही है अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। और मैरी चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, बच्चे जो खुश होते हैं, दे आर स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर मूविंग आउट। तो मतलब ये यूथ और चाइल्डहुड को स्पेशलाइज कर रहे हैं ये वर्ड्स यहाँ पर, उन्होंने इसीलिए इस टर्म को यूज किया है। और इनसे मन ही मन अपनी माँ की को भी कंपेयर कर रही है कि माँ की एज हो चुकी है, आज नहीं तो कल माँ चली जाएंगी, इस तरह की बातें कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली लाइफ और डेथ के बीच की ये पोएट्री है। ट्रीज और चिल्ड्रन कहीं ना कहीं लाइफ को, यूथफुलनेस को और हैप्पीनेस को डिनोट कर रहे हैं। बट मदर का जो फेस है, उनके चेहरे पर जो एजिंग दिखाई दे रही है, वो आने वाले समय में उनके इस दुनिया से जाने का इंडिकेशन है कहीं ना कहीं। हालांकि कोई भरोसा नहीं होता बेटा, कई बार बुजुर्ग लोगों के साथ कुछ नहीं होता और नॉर्मल इंसान चला जाता है। मुझे आज ही पता चला, अपने स्कूल के एक स्टूडेंट के फादर एक्सपायर हो गए, बहुत दुख भी हुआ उस घटना को सुन के।
और जबकि मैंने उस घटना के बारे में पहले सुना हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि वो अपने स्कूल के स्टूडेंट के ही फादर थे। वॉन टेल का मतलब चेहरा फीका पड़ जाना। ये वाला ना, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। पेल मतलब जैसे पीलापन आ जाता है ना, जो बीमार हो जाते हैं ना व्यक्ति, तो चेहरे पर जो पीलापन दिखाई देता है, कमजोरी दिखाई देती है, यहाँ व्हेन बीमार के लिए ही है। ठीक है। बट एवर लेट नीचे जो विंटर्स। वर्ड मीनिंग दी है नीचे, उसमें कलरलेस दिया है हाँ, तो वेन का। कलरलेस। पेल कलरलेस क्या होगा? पीलेपन का मतलब यहाँ पर वैसा पीलापन थोड़ी होगा कि हल्दी वाला पीला या जस्ट येलो हो जाता है फेस। बीमार व्यक्ति कैसा होता है? बीमार उसके व्यक्ति बीमार होता है। हाँ, बीमार व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसके फेस का कलर कैसा रहेगा? अच्छा समझ गया, वो जब टायर्ड होता है बीमारी में तब जैसा हो जाता है वैसा ना। हाँ, जैसे कहते हैं ना, बुझा हुआ सा चेहरा लग रहा है, रूखा सा चेहरा लग रहा है। हाँ, डलनेस, वही डलनेस कह सकते हैं। समझ गया। द पोइट इज ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, एम्फसाइजिंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन। कह सकते हैं, उन्हें देखकर तो एम्फसाइज वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें वो डर फिर से हावी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो ट्रीज और बच्चों को देखकर अपने आप को डाइवर्ट कर लेती हैं, बट अगेन शी वॉज इन दैट पर्टिकुलर फियर। 11th में चैप्टर पढ़ा था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हाँ ये चैप्टर पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट, सोचा था 11th में भी इंग्लिश पढ़ेंगे, यही पढ़ के रह गए थे। उस फर्स्ट चैप्टर में खुशवंत सिंह जी उसके राइटर हैं। वो जब फॉरेन पढ़ने जाते हैं, कुछ नहीं तो फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, तो उनकी दादी स्टेशन पर उन्हें बाय करने आई हैं, छोड़ने आई हैं कि अब उनका जो ग्रैंडसन है वो फॉरेन जा रहा है पढ़ने। दादी तो गांव से आई थी। तो खुशवंत सिंह को लगा कि दादी को आज देख रहा हूं मैं, 5 साल बाद 7 साल बाद जब पढ़ के आऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी दादी को दोबारा देख पाऊंगा। बट लौट कर आए तो दादी उतनी ही बुजुर्ग, जितने वो छोड़कर गए थे उतनी बुजुर्ग फिर दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो लौट कर आए, उसके 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है दादी की। तो जो बुढ़ापा है, जो एजिंग है, बच्चों को भरोसा नहीं होता है वो कि हमारे दादा दादी कभी यंग भी रहे होंगे, कभी इस एज में भी रहे होंगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने उन्हें उस एज में देखा है, मतलब ये ऐसे ही थे शुरू से। ऐसा वहां पे खुशवंत सिंह खुद मेंशन करते हैं। अपने ग्रैंडफादर का एक फोटो लगा हुआ था, उसको देखकर कहते हैं ये तो मुझे ऐसा लगता है यूं के यूं ही है। हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल इस तरह की फीलिंग आती है। और फिर ये उनको देखकर लगता है ये शायद आज हैं कल नहीं होंगे। मन में एक डर रहता है। यहाँ पर भी पोएट को वही डर है। थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव होने की कोशिश भी करती हैं, बट अगेन वो डर हावी हो जाता है। अच्छा, अब पोयम पूरी पढ़ ली, अब पहले इसके पोएटिक डिवाइस समझ लो। एमपी बोर्ड में पूछते हैं पोएटिक डिवाइस। तुम्हें पता होने चाहिए, कोई बुराई है? नहीं, ये पढ़ देते कोई दिक्कत। कितनी लापरवाही है ना। एमपी बोर्ड में तो सब कुछ बिल्कुल सिंपल सिंपल चलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिले तो नहीं पढ़ना है ना। पैसेज तुम्हें में अलग आते से होंगे ना। हाँ, एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट में पूछे जा सकते हैं। और मैं पेपर्स को जरा वेरीफाई कर लूंगी तो मैं तुम्हें और कंफर्म करके बता दूंगी, बट यहाँ पे समझ लो पोएटिक डिवाइस, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ देखो, कहाँ गया, ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो रनर्स होते हैं, जो फास्ट रनर्स होते हैं उनको स्प्रिंटर कहा जाता है। यहाँ ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो क्या पेड़ रनिंग करते हैं क्या? रनिंग तो ह्यूमन एट्रीब्यूट है या नहीं? यस मैम। हाँ, तो जब ह्यूमन एट्रीब्यूट किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दिया तो ये क्या हो गया? कौन बताएगा? पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी। डेफिनेटली पर्सोनिफिकेशन।
इमेजरी भी इसमें यूज हुई है, इस पोयम में इमेजरी भी यूज हुई है। इमेजरी किस चीज की, आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें डेथ और लाइफ के बारे में बात की गई है। तो इमेजिन वो क्या कर रही है, डेथ और लाइफ के बारे में सोच रही है, तो इमेजरी लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। नहीं, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है बेटा। एक्चुअली इसमें प्रॉपर स्टेंजा ही नहीं है, राइम स्कीम तो क्या होगी, एक ही सेंटेंस में पूरी पोयम लिखी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा है। जनरल पोएटिक डिवाइस हमेशा पढ़ के जाओ, पता होने ही चाहिए। ठीक है, इमेजरी है ही इसमें। उसके अलावा और क्या था, देखो। मैम मैम पर्सोनिफिकेशन तब लगाते हैं जैसे कि नॉन लिविंग को जब एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ अच्छा। बिल्कुल, नॉन लिविंग को पर्सन की तरह जब ट्रीट करते हैं, या कोई भी ह्यूमन एट्रीब्यूट किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दिया जाए। अब जैसे डॉग इज स्माइलिंग, तो डॉग क्या स्माइल करता है? तो डॉग कहने को तो लिविंग है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, तो उसे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए डॉग को। ठीक है, द टेबल इज जंपिंग, टेबल जंपिंग नहीं कर सकती। स्टार्स आर मूविंग, स्टार्स मूव नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी अर्थ ही तो मूव करती है, स्टार्स मूव करते हैं क्या? यस मैम, सॉरी अर्थ नो मूव, मैम। अर्थ मूव करती है, उसी के अकॉर्डिंग तो स्टार्स की पोजीशन चेंज होती है। तो इस तरह से जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाएं, जैसे स्माइलिंग है या वॉकिंग है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है, अगर वो कर रहा है, तो समझ जाओ कि वहां पे पर्सोनिफिकेशन है। और दूसरी, इसमें इमेजरी बहुत अच्छे से यूज की गई है। आप जब इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि पोएट क्या सोच रही है। पोएट डेथ और लाइफ के बारे में सोच रही है, तो यही यहाँ पर इमेजरी यूज की है। ठीक है, और हाँ, कौन सा वाला पोल स्टार, कौन सा स्टार मूव करता है? मैम सन मूव करता है, सन भी तो स्टार है। हाँ, सन भी स्टार है। अच्छा, सारे स्टार मूव करते हैं, तो चलो रुद्र, यहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई दिक्कत स्टार नहीं मूव है। नहीं स्टार, करते, शायद वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं जब अच्छा, तो एक्सिस पोजीशन में चेंज चेंज होते हैं। करने का मतलब भी तो यही हुआ कि मूवमेंट हो रहा है। टेलीपोर्ट थोड़ी करते बट हैं। वो तो अर्थ, पर वो तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं ना, खुद की मोबिलिटी से मूव नहीं करते ना। अर्थ अपनी एक्सेस पे घूमती है, फिर अर्थ जो सन है उसके चारों तरफ घूमती है, और सन और अपना पूरा सोलर सिस्टम भी घूमता है एक साथ। ये बात तो सही है, सोलर सिस्टम तो घूमता है, सन भी वो अपनी आगे एक्सिस पे बढ़ रहा घूमता है है। शायद। ज्यादा हाँ, पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ गया हूँ। चलो कोई नहीं, हम स्टार्स का एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं, हम उसकी जगह किसी और को यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसकी जगह कुछ कुछ भी आप फिक्स कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अरे गोविंद, दुनिया खत्म, इतने निराशा से कैसे काम चलेगा? इतना खतरनाक तो यूक्रेन के लोग भी नहीं सोच रहे होंगे जहां वॉर चल रही है। वाह, महाप्रलय, क्या बात है। ये कौन होशियार है जो ये कह रहा है दुनिया खत्म? चलो, तो इमेजरी हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये क्या मैम होता है, सिमिली मतलब भी क्या है। सोच रहे हो? हाँ अर्षित बोलो, क्या कह रहे हो, क्या होता है? अरे ये महाप्रलय क्या होता है? अरे भाई साहब, महाप्रलय का मतलब होता है वाटर लेवल इतना ऊपर हो जाना कि सब कुछ डूब जाए। जैसे सुनामी होती है ना, सुनामी से भी बड़ा फॉर्म है सुनामी, पर्टिकुलर कोस्टल रीजन में आएगी। महाप्रलय का मतलब पूरी दुनिया पानी के अंदर समा जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब आ जाए पोयम पे, चलो इधर आ जाओ। सत्य, मैम सिमिली भी इधर है। आ जाओ, छोड़ो। हाँ हाँ, सिमिली सिमिली भी है, बिल्कुल है सिमिली इसमें। बताओ कहाँ पर है सिमिली? जहां भी लाइक या एज आ रहा है वहां पे।
बिल्कुल लाइक और एज दिखाई दे वहां अपने आप समझ जाओगे सिमिली है। कहां पर आ रहा है? कहीं दिख रहा है लाइक और एज? मैम 6th लाइन में Ashen like death. she was old as she हाँ बिल्कुल। ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स से कंपेयर किया है ना। सिमिली का मतलब होता है सिंपली कंपैरिजन और कुछ नहीं। सिंपली कंपैरिजन। तो यहाँ डेड बॉडी से कंपेयर किया है। कॉप्स डेड बॉडी है। ये वर्ड तुम लोगों ने भी कई बार पढ़ा है, बस तुम लोगों को याद नहीं है। कुछ याद है कहाँ पढ़ा है? तुमने काठमांडू पढ़ा था? आर्यांश याद है कुछ? 9th में था काठमांडू। अरे वो एक बुक वाला था काठमांडू का, उसमें एंड में रीडर वाले में ही एंड में था कुछ स्टोरी। हाँ वो पशुपतिनाथ के ऊपर था। हाँ उसमें पशुपतिनाथ मंदिर के पास में बागमती रिवर बहती है और बागमती रिवर में कॉप्स का क्रिमेशन हो रहा था, अंतिम संस्कार चल रहा, फ्यूनरल चल रहा था सॉरी। तो वहां पे वो वहां पर कॉप्स वर्ड तुमसे टकराया था। उसके बाद भी कहीं टकराया होगा, मुझे वो वहीं पर सबसे अच्छे से याद आता है। तो हमेशा याद रखो कॉप्स कुछ और नहीं है, डेड बॉडीज हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लाइक से कंपेयर किया गया है। और देखो और कहीं पर लाइक या एज नजर आ रहा है। एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अच्छा इस सेंटेंस को जरा ध्यान दोगे? यहाँ से मुझे कुछ याद आ गया तुम लोगों को बताने के लिए। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। जब इस तरह से दो एज के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ओल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और तुम लोगों के एग्जाम में एडजेक्टिव को चेंज करने वाली एक्सरसाइज आती है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, इस तरह की चीजें आती है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है। तो यहाँ सिर्फ ओल्ड यूज हुआ है, एज ओल्ड एज। ये मैं जिस दिन पढ़ाऊंगी ये पूरा टॉपिक उस दिन ध्यान से समझना। तो ये यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है। चलो ठीक है, अभी डिग्री का टाइम नहीं है, अभी और चीजें देखनी है। और क्या था इसमें? ऐसे इधर स्माइल एंड स्माइल दिया, वो भी फिर यही होगा। वो तो स्माइल रिपीटिशन है एंड ना। स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीटेशन है बेटा। एक पर्टिकुलर वर्ड बार बार आ रहा है, ये रिपीटेशन है। ठीक है, क्योंकि ये स्माइल 3 बार रिपीट हो गया, हम्म। ये रिपीटेशन है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर ये पोयम लगभग पूरी हो गई है। आहा, ये वो फ्री बैठी थी इसलिए नहीं लिख दिया बेटा। पोएट अगर कुछ लिखता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। उसकी ये लाइन या तो वो इनकम्प्लीट दिखाई दे रही थी, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये डॉट 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 कंटिन्यू है, मतलब मैं नॉन स्टॉप सिर्फ स्माइल करती रही। अब तुम लोग आजकल के जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है या कहूँ किसी और चीज में बिल्कुल सही बात है। तो तुम लोग क्या करते हो? किसी को हेलो लिखना है तो उसके आगे ढेर सारे ओ लगा देते हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे ओ लगाकर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही। देखो अब इस तरह से तुम लोग इतने रिपीटेशन करते हो कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वर्ड है या कुछ और है। यहाँ तो उन्होंने प्रॉपर वर्ड को रिपीट किया है, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहा। हाँ बिल्कुल, बात पर जोर देने के लिए कंटिन्यू चलता रहा, बस वही है ये, और कुछ नहीं है। आई थिंक पोयम आपको समझ में आ गई। और किसी को डाउट? ठीक है, हर्षित, पूनम, जिसमें पोयम पोयम बताइए आ गई कि नहीं आ गई? हाँ आ गई आ गई।
चलो ठीक है, तो अब टेस्ट पे आ जाए। इसके क्वेश्चन आंसर जरा देखें पोएम के। यस मैम, देख लेते हैं। हाँ चलो, ज्यादा नहीं है, 5 ही क्वेश्चंस हैं। पहला है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील्स। कौन बताएगा इसका आंसर? पोएम तो समझ में आ गई, जरा देखें आंसर आता है कि नहीं आता है। मैम, द पोइट फील्स द फेमिलियर ache ऑफ लूजिंग अ मदर। डेफिनेटली एक यही है। पेन क्या है? पेन का आंसर अभी आर्यांश ने दिया है। पेन वॉचिंग अ मदर एजिंग। हाँ, मदर्स एजिंग इज हर रियल पेन एंड द फेमिलियर एक दैट शी मे माइट लूज हर मदर। इस तरह का डाउट उसके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो यही इसका पेन और एक है। 2 चीजें पूछी हैं तो दोनों को प्रॉपर बताना पड़ेगा आंसर में, ऐसे नहीं होगा कि यूं ही चल दें आगे। नेक्स्ट है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू दिस, क्या लिखा है? सेंसेंस। अमय, मैंने ये वर्ड कभी पढ़ा नहीं है बेटा, मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझसे नहीं टकराया ये वर्ड, चलो कोई नहीं। अच्छा, तभी नहीं पता, धन्यवाद। तो द यंग ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर आंसर बताओ। जैसे अब तुम ये है ना, बायोलॉजी वाले टर्म्स आंसर में यूज मत कर लेना। लिटरेचर वाले टीचर को बायो के टर्म्स नहीं पता होते। मुझे याद है, मैंने एक बार एक बच्चे की कॉपी चेक कर रही थी, उसने जो वर्ड्स यूज किए थे, नॉर्मली वो वर्ड्स कहीं भी यूज नहीं होते। मुझे उसके लिए डिक्शनरी उठानी पड़ी थी। और जब वो कॉपी मेरे पास से, क्या होता है जब करेक्शन होता है तो पूरी टीम होती है, एक टीम लीडर होता है एचई, फिर होते हैं एएचईज, फिर होता है एवेल्युएटर। तो एवेल्युएटर की कॉपी जाती है एएचई पर, एएचई से जाती है एचई पर, तो वही वाली कॉपी मुझसे एएचई पर पहुंच गई। हाँ बिल्कुल सही बात है। उस मुझसे एएचई पर पहुंची, एएचई भी चौंक गए वो वर्ड्स देख के, वो टर्म्स देखकर कि ये कहाँ के वर्ड्स हैं। मैंने कहा सर मैंने वेरीफाई किया है डिक्शनरी से, प्रॉपर है वर्ड्स, यहाँ पर सुटेबल है, इसलिए मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन जब एचई के पास गया तो एचई कह रही थी कि मैडम मे बी ये आंसर गलत हो सकता है क्योंकि ये टर्म्स हमें नहीं मालूम। बट वेरीफाई उन्होंने फिर वेरीफाई किया, तब जाकर के वो आंसर्स अप्रोप्रिएट पाए गए। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज मत करना, वरना टीचर को बहुत टाइम लगेगा, परेशान हो जाते हैं टीचर्स। चलो अब इधर आ जाते हैं। तो इसका आंसर, हाँ कहा गया, यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग while the poet is driving to the airport, the young trees outside। फिर ट्रांजिशन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लिखा है कि ऑब्लिवियन लिखा है, क्या लिखा है मुझे बताओगे? ओबीवी, ओब्वियस था। अच्छा, अरे तुम लोगों की डिक्शनरी भी सीखनी पड़ेगी मुझे। ओबीवी ऑब्वियसली, चलो ठीक है। हाँ, स्प्रिंटिंग ट्रांजिशन है, प्लस हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ट्रीज आर रिप्रेजेंटिंग द यूथ दैट इज बिजी जस्ट लाइक स्प्रिंटर्स। कंपेयर भी कर सकते हो, इस आंसर को इलेबोरेट भी कर सकते हो। ध्यान रखना तुम लोगों के एमपी बोर्ड में, हाँ पासिंग ऑफ टाइम नहीं करना है। एमपी बोर्ड में आंसर 2 नंबर के और 3 नंबर के आएंगे। 2 नंबर का आंसर आपका 30 वर्ड्स का है, वहां आप 2 लाइन में आंसर वाइंड अप कर सकते हो। लेकिन 3 नंबर का आंसर 75 वर्ड्स का है, वहां आपको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा।
क्या हो सकता है आर्यांश, बताओ। पासिंग ऑफ टाइम, सिंपली पासिंग ऑफ टाइम आप यूज कर लो। देखो लिटरेचर आपको छूट देता है, वो यहाँ पर आपको छूट दे रहा है कि हाँ वो अपनी माँ के उस माँ को देखकर जब वो परेशान थी तो वो बाहर निकलना चाहती है, इसलिए शी वॉज पासिंग हर टाइम, बोल सकते हो। बट उसमें पासिंग हर टाइम में बाहर देख रही है, बट स्प्रिंटिंग ट्रीज यहाँ पर कुछ और शो कर रहे हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग यूथ। ठीक है, अब ये के क्या है ये भी बताओ भाई। ओबीवी तो बता दिया। ओके इज इक्वल टू के। के क्या बात है। इतना शॉर्ट आंसर में मत लिख देना। हाँ ये तो बिटवीन होगा ना, BTW। बाय द वे, ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों की डिक्शनरी याद कर रही हूँ, क्या बात है। नहीं कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी तुम लोगों की डिक्शनरी की भी, वो भी मुझे पता होनी चाहिए। यूप, अब बंद करो जरा, इधर आ जाओ आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? इसका आंसर कौन बताएगा, जरा बताओ। मैम कैसे बताना है? कैसे बताते हैं ये बहुत सारे के और पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, यहाँ पर आंसर बताओ। मैम चैट में हर्षित को बताऊं या बताना फिर है। बोल में बता दूं? अच्छा बताओ गोविंद भैया, तुम्हें तो सीधी सारे बता दो। आंसर्स याद थे, बताओ जरा। मैम थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है, बस थोड़े हिंट दे सकता हूँ। हाँ तो हिंट दो, मैं भी कुछ बता रहे हैं, पहले तुम बताओ जरा। मैम बिकॉज द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द फ्यूचर, दे आर द सोर्स ऑफ जॉय एंड एनर्जी। क्या बात है, कहाँ से पढ़ रहे हो, जरा ये बताओ। अरे मैम वो मैं कोचिंग जाता हूँ तो मैम क्वेश्चन आंसर याद है थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ, ये तुम्हें याद नहीं है, तुम देख के बोल रहे हो, तुमको क्या लगता है। मैम ये मैम याद, मैम सुनो तो मैम याद भी है और है ना, कॉपी भी खुली है सामने, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, कॉपी भी खुली है। अब जरा इस आंसर को समझने की कोशिश करो, क्या पूछ रहे हैं वो। So why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? वो इस इमेज में क्यों खो जाती है, या इस इमेज के बारे को क्यों यूज करती है। कहीं ना कहीं ये इमेज या ये जो बच्चे हैं घर से बाहर निकलते हुए, ये इन्हें अपने बचपन की याद दिला रहे हैं। ठीक है, ये इन्हें अपने बचपन की याद दिला रहे हैं, उन्हें महसूस करा रहे हैं कि हाँ वो भी अपनी माँ के साथ किस तरह से एंजॉय करती थी, किस तरह से। कोई और आया है, ओवरफ्लो ऑफ कौन लाइफ, ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। कह सकते हैं। कौन आया है, दिख भी नहीं रहा है और आ भी रहा है। आया नहीं है, गया है उत्सव। नहीं अभी पहले दिख रहा था बेटा कि कोई और भी आना चाहता है क्लास में, अब नहीं दिख रहा, पता नहीं कौन था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अटैच कर रही है यहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्रीज से और स्पिलिंग आउट, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम से। यहाँ दोनों टर्म में वो कहीं ना कहीं खुद को इंगेज्ड पा रही हैं, अगर डीपली इस आंसर को समझोगे तो। कि वो खुद यंग है, वो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं ट्रीज की तरह अपनी लाइफ में, और बच्चे जिस तरह से घर से खुशी से, जैसे बच्चों का एंजॉयमेंट अलग ही टाइप का होता है, छोटे बच्चों का, घर से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हो सकता है उदय हो, अब दिखाई नहीं दे रहा, दिखेगा तो फिर देखते हैं। अब काफी टाइम भी हो गया है। मैम ऐसे वो खुद को बच्चे की तरह इमेजिन कर रही है क्या, उन बच्चों की तरह? हाँ बिल्कुल, मतलब या अपना बचपन याद कर रही हैं, इमेजिन नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो बच्चे जब मूव कर रहे हैं तो उन्हें अपना बचपन रिकॉल हो रहा है। डायरेक्टली उन्होंने यह यूज नहीं किया है। अच्छा, रास्ते में उन्हें बहुत सारी चीजें दिखी होंगी, इन्होंने इन्हीं दो चीजों को यूज किया है, मैरी चिल्ड्रन और स्प्रिंटिंग ट्रीज। बस मतलब जो चीजें यूथ
और चाइल्डहुड को डिपिक्ट करती हैं, बस वही चीजें इन्होंने यूज की हैं, बाकी कुछ नहीं किया है। तो कहने का मोटिव उनका यही है। अब ये तो लिटरेचर है, यहाँ जो जैसा मीनिंग निकाल लें, और वहां तुम्हें कोई भी हाथ पकड़ के रोकने वाला नहीं है। जब आंसर लिखोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बड़े आराम से रख सकते हो। लिटरेचर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू मायने रखते हैं। ये नहीं है कि आपने अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वो मार्किंग स्कीम से मैच नहीं कर रहा है तो आप, हाँ बिल्कुल जैसी जिसकी श्रद्धा, लेकिन उस श्रद्धा में सेंस निकलना चाहिए। सेंसलेस श्रद्धा का कोई काम नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं आपको बताती हूँ 10th की कॉपीज जब चेक हो रही थी तो मार्किंग स्कीम दे दी, बोर्ड बाकायदा आंसर्स देता है टीचर को चेक करने के लिए, और नोट भी डला हुआ होता है कि बिल्कुल इससे मैच करना चाहिए। लेकिन लिटरेचर में जो इवेल्युएटर्स होते हैं उनको छूट रहती है। अगर सेंस निकल रहा है, अब जाहिर है उन्होंने कोई और वर्ड यूज कर दिया, कोई और टर्म यूज कर दिया, तो क्या उनको आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे? बाकायदा मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, उसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई टीचर, कोई इवेल्युएटर इतना इरिटेटिंग होता है कि उसको बिल्कुल डिट्टो वर्ड मिलेंगे तो देगा, वरना बढ़िया सा क्रॉस लगा देगा। तो ऐसे टीचर्स की बड़ी रिमांड लगती है वहां पर, इतनी आसानी से उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। तो तुम लोग भी ध्यान रखो अपने, जो आपको तो सही हमारे जो सेंस नंबर गए उसका क्या, जो नंबर गए नहीं, वो उसका क्या? नहीं तो फिर वो नंबर ऐसे जाते थोड़ी है, वो कॉपी फिर जो AHE और HE होते हैं उनके पास आते हैं, वो उस कॉपी को दोबारा चेक करते हैं। ऐसे इवैल्यूएटर के सिर पर खड़े रहना पड़ता है। एक दो कीवर्ड्स मैं बताना चाहती हूँ कि हमने जब अभी 10th में कॉपीज चेक की थी तो उसमें 2 इवैल्यूएटर ऐसे थे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहे थे मार्किंग की। उनकी वजह से सब लोग इतना परेशान हुए थे, बच्चों के मार्क्स हम लोग बढ़ा रहे थे उनकी कॉपीज, हमारे साथ क्योंकि नहीं बच्चों हुआ का ऐसा। नुकसान थोड़ा ही होना चाहिए। कोई भी टीचर नहीं चाहता कि बच्चे का नुकसान हो, अगर उसने लिखा है तो उसको मार्क्स मिलेंगे। और इतने बच्चे फेल हुए थे वो भी मैं नहीं बता सकती कि किसी किसी बंडल में तो हार्डली 100 कॉपी में से 15 बच्चे पास हो रहे हैं, 20 बच्चे पास हो रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन थी। तो मैम ऐसे आप तक ऐसे कॉपी आई है और आपको लग रहा है कि कोई बच्चा फेल हो रहा है तो आप भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो मैम किसी की। वाह वाह। क्या अपनी अगर बात बच्चे, कर रहे हैं ना। यहाँ पर पता है जब आंसर शीट इवेलुएट होती है तो वहां पर आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किया है और सेंसिबल आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता, गोविंद टीचर भाई भी तुम्हारा देगा। बोर्ड में इंग्लिश में पास होना मेरी बदौलत ही है। तुम हाँ मेरे ही भाई सही आगे कह बैठ रहे के चापा था तुमने। ठीक है, चलो अब, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन हो गया मैरी चिल्ड्रन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? हाँ भाई बताओ जरा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जरूर है लेकिन अच्छे दिए हुए हैं। बिकॉज शी इज एजिंग एंड ग्रेजुअली फेडिंग एज द लेट विंटर्स मून, बिल्कुल सही है, हमें सही बात है। ये जो जिस लेवल के आंसर राइटिंग दे रहा है ना, इतना तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो तुम्हें इस लेवल का नहीं लिखना है, तुम्हें अपने लेवल का लिखना है। वहां आपको आपके लेवल का आंसर लिखना है। ऐसा कोई नहीं कहता है कि फिक्स उसी तरह के वर्ड्स हो। आप क्या, तुम बताओ अर्षित, तुम इसका आंसर क्या लिखोगे, बताओ जरा। इंग्लिश में लिखने का दिमाग में नहीं आ रहा, बट समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें वो ये था उनके दिमाग में भी, उनको ये समझ में आ गया था कि जो उनकी मम्मी है उनकी चेहरे की चमक जा रही है, जैसे वो पहले थी अब उनकी एज के साथ में उनके चीजें, मतलब शक्ल थोड़ी खराब हो रही है। ऐसा बस, अब लिखना कैसे है शक्ल वो नहीं आ खराब रहा। होती मतलब चमक जा रही है चेहरे की, अब लिखना कैसे है वो नहीं आ रहा। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? तुम वैसे भी क्लास में हमेशा परेशान होते हो, आंसर राइटिंग तुम सिर्फ एग्जाम में कर पाते हो। बात तो सही है, पता नहीं पेपर में कहाँ से लिख देता हूँ। हम्म ऐसा नहीं है कि लिख नहीं लेते हो तुम, लेकिन हाँ वहां पर एक जो एग्जाम का जो डर होता है, वो एक जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर रहता है एग्जामिनेशन हॉल का, वो तुम्हें फोर्स करता है लिखने के लिए। अभी तुम्हारे ऊपर वो फोर्स नहीं है। हाँ पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं।
लेकिन गोविंद जब इनकी कॉपी से कॉपी कर सकते हैं तो फिर अंदाजा लगाओ। एग्जाम का नहीं, पापा का है, पीयर प्रेशर। वाह, पीयर प्रेशर नहीं है, फिर पापा प्रेशर है ये। उदय, हाँ हो सकता है, देखती हूँ। उदय ही है। उदय भाई को बोल लेट चल हो, दिया अभी। पर लेट हो गया उदय, काफी लेट हो गया बेटा। कहीं गए थे? नो मैम। फिर? मैम वो स्कूल की फॉर्मेलिटीज भी करनी थी, उस चक्कर में भूल गया। अच्छा, चलो द कोई नहीं, प्रैक्टिकल हमने फाइल। पोयम एक्सप्लेन की थी। यस ये मैम। सेंट ठीक मैरी है, वाले बाल मजदूरी क्यों करवाते हैं? वो सेंट सभी मैरी जगह में बच्चों से काम कराए जाते हैं। बड़े हो रहे हो ना तुम लोग, छोटे थोड़े ही हो। सीबीएसई अरे वाले। अभी तो हम नन्हे सीबीएसई बालक वाले? हैं। सीबीएसई वाले क्या है? एग्जाम की शीट्स वगैरह आ गई हैं? क्या चीज है, क्या काम आ गया अभी? प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रोजेक्ट, अच्छा, फेयर नोटबुक। लो भाई, वो प्रैक्टिकल फाइल बना रहा था, ये चाइल्ड लेबर कहाँ से हुआ? अरे ये फेयर वेयर वाला काम तो बेकार लगता है, पढ़ना बुकी से फिर भी फेयर होना। अरे यार, अब मैं एमपी बोर्ड वालों को गिनता नहीं हूँ, चुप रहे। छोड़ो हम अभी। भी सीबीएसई से कभी ना कभी पास हुए हैं। दैट टाइम पीरियड इज एंडेड। चलो, अब कोई किसी से नहीं पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, पहले आंसर नंबर 4 क्लियर नहीं किया बेटा। Because she was thinking that her mother's face was getting faded. बहुत बेकार। इसमें तुम्हें विंटर्स मून को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस आंसर में। सिर्फ मदर की एजिंग या मदर को ही नहीं बोलना है, विंटर मून को भी तो बताना पड़ेगा कि विंटर में मून कैसा दिखाई देता है, लाइक इन विंटर सीजन। ब्लर थोड़ा सा। थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है, डल दिखाई देता है, अपनी जो चमक होती है उसकी वो खो देता है, सिंपल स्टार की तरह नजर आता है अगर हम गौर से देखें सर्दी में तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें विंटर्स मून को भी एक्सप्लेन करना है और फिर मदर्स फेस को कंपेयर करना है उससे। डायरेक्टली नहीं लिख देना कि हाँ बिकॉज आवर मदर्स फेस वाज कलरलेस और शी हैज फेडेड हर ग्लो और व्हाटएवर। इस तरह की चीजें डायरेक्ट नहीं बतानी है, पहले विंटर्स मून को बता देना, एक्सप्लेन करना, देन ओनली यू विल कंपेयर हर फेस विद विंटर्स मून। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, what do the parting words of the poet and her smile signify? हाँ, पार्टिंग वर्ड्स का मतलब ये है कि जब वो माँ से अलग हो रही हैं तो उनके जो पार्टिंग वर्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं और उनकी स्माइल क्या बता रही है। पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? सी यू सून अम्मा, ये थे पार्टिंग वर्ड्स। माँ से यही तो कहा था लास्ट में, और तो कुछ कहा नहीं है उन्होंने, सी यू सून अम्मा। बस इतना ही कहा है। वो बोल रही हैं, खुद को इंश्योर कर पा रही है या खुद को तो इंश्योर कर ही नहीं पा रही है, बस माँ को बोल रही है, माँ को तसल्ली दे रही है दैट सी यू सून अम्मा, बट खुद अंदर ही अंदर डर के साए में जी रही है। वो जो स्माइल है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो स्माइल है और ये सारी चीजें सिर्फ वो अपनी माँ को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रही हैं, खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं। खुद को अगर सेटिस्फाई करती तो वो डर आता ही नहीं मन में। She was simply showing her belief to her mother that she will see her soon and smiling to give assurement. Okay?
तो बस इतना ही है कि वो माँ को श्योर करने की कोशिश कर रही है। हाँ, स्टिल सम काइंड ऑफ एफर्ट टू लेट इट नॉट हैपन, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं। हाँ देखो ये नीचे क्या दिया हुआ है, नोटिस दैट द होल पोएम कंफर्टिंग हर मदर, ये भी हाँ बिल्कुल सही। शी वाज सिंपली डूइंग इट बिकॉज, चलो नीचे यही दिया हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में पोएम में स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो पोएम है सिंगल सेंटेंस में दी है, पंक्चुएटेड बाय कॉमास, और कोई पंक्चुएशन फुल स्टॉप कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाए कि ये पोएम सिंगल सेंटेंस में क्यों है, तो ये इसका पर्टिकुलर आंसर है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं, बट समझने के लिए सबको जरूरी है। थ्रेड ऑफ थॉट interspersed with observations of the real world around and the way these are connected to the main idea। जो आसपास चल रहा है और मन में चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए ये बिना किसी फुल स्टॉप के ये पोएम लिखी है। क्लियर? शायद बिना कोई फुल स्टॉप के पूरी पोयम लिखा हो ना, अभी तो एक पोएटिक डिवाइस होता था ना, बिना फुल स्टॉप के ऐसा आपने कुछ बताया था 9th 10th उसमें में। कॉमा भी नहीं होता था पर। हाँ हाँ, लेकिन कॉमा भी नहीं था वो। उसका उसको क्या बोलते हैं, देखो अभी मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो तो रन ऑन लाइन एंजेबमेंट रहता है वो उसे रन ऑन लाइन बोलते हैं, जिसमें कोई कुछ नहीं रहता है, बस हर लाइन बच्चे हैं उनमें अपना चाइल्डहुड देख रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, अलग नहीं है। ठीक है। मैम वो ट्री वाला समझ नहीं आया। अच्छा, स्प्रिंटिंग वर्ड समझ में आया? हाँ मैम, स्प्रिंटिंग का मतलब तो मूव कर रहे हैं ऐसा है। रनर के ट्रांजिशन तौर भी, पर होता है, ट्रांजिशन लेकिन भी वो जब हाँ स्प्रिंटिंग ट्रीज वो इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे बेटा कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बाहर देखा है तो ट्रीज कैसे दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिंपली अगर वो ट्रीज यूज करती ना तो चल जाता। ट्रीज के आगे उन्होंने एक टर्म यूज किया है, यूथ। यूथ यूज किया है, तो यंग यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब यंग ट्रीज की बारी आई, उन्होंने जैसे ही यंग को लेकर आ गई, वहीं समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन अपनी लाइफ में भाग दौड़ में लगा हुआ है, या कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को रिकॉल करती है जब वो यंग थी तो वो अपनी भाग दौड़ में लगी थी, या वो खुद एज अ यंग लेडी वो भी भाग दौड़ में लगी हुई है अपनी लाइफ में। तो ये लाइफ की भाग दौड़ को शो कर रहा है स्प्रिंटिंग ट्रीज। ठीक है, ओके। और बोलो। पोयम पूरी तरह से क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? तो चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट लिख के बताओ। लिखना पड़ेगा? टाइप नहीं करेंगे, आंसर लिखना है। हाथ से लिखोगे, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन बोलूं? एक सेकंड मैं कॉपी निकाल कर ला रहा हूँ लिखने हाँ, के लिए। कॉपी और पेन लेके बैठो फटाफट। कॉपी और पेन घर में तो होगा, लेकर आओ। वाह वाह वाह, लेनी पड़ेगी 3 फ्लोर नीचे जाके। जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास पेन और पेपर तो होना ही चाहिए, बिना उसके कैसे पढ़ सकते हो? कल से जब भी मैं पढ़ाऊंगी पेन पेपर लेके बैठोगे, मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगी आपको इमीडिएटली आंसर करना।
चलो क्वेश्चन सुनो। हर चीज को सिर्फ टाइप करना या लिखना नहीं है। वाह वाह वाह, आज टाइप करके दोगे, मैसेज में ही आंसर दोगे तो क्या मतलब है। क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक दैट एम हैमल was hopeless, that people did not learn French language? Do you think that M. Hamel was hopeless, that people did not learn French language? एक और बार मैं कॉपी पेन ले आया। चलो लिखो, फिर से बोल रही हूँ। Do you think that M. Hamel was hopeless, एम हैमल was hopeless, हाँ that people did not learn French language? कहीं ना कहीं चिंता है कि लोगों ने सीखी नहीं है, बट ही इज नॉट एक्चुअली होपलेस। कहीं ना कहीं एक हल्का सा कहते हैं रे ऑफ होप इज देयर, लिटिल बिट होप इज देयर। तो अगर आप अमय के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो भी आंसर सही है, और अगर आर्यांश या पूनम के एंगल से देखते हैं तो भी आंसर सही है। आंसर पूरी तरह से दोनों में से एक भी गलत नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास लिबर्टी है, इस मौके को यूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस कभी छोड़ने नहीं चाहिए। हाँ जी उदय, रीड आउट योर आंसर। मैम आंसर तो शुरू होते ही खत्म हो गया मेरा। शुरू होते ही खत्म हो गया, क्यों? मैम आते ही आप फुल स्टॉप सुनो। लगा दिया तुमने? नहीं नहीं, यस एम हैमल वाज होपलेस बिकॉज हो गया बस। बस बिकॉज के आगे तो हमेशा चलता है, बिकॉज पर तो सेंटेंस कभी एंड होता ही नहीं है। मैम मेरी बात अलग है थोड़ी। अच्छा, ये अलग बात एग्जाम में मत अप्लाई करना। ओके मैम। अच्छा हर्षिता, अपना आंसर बताओ बेटा। Yes, ma'am. M. Hamel was sad and regretful, not completely hopeless. His last lesson shows his deep love for French and his belief that people realize the importance of their language only when they are about to lose it. ओनली दे आर अबाउट टू लूज इट, बात सही है। वो लोग भी वहां पर इंटरेस्ट तभी ले रहे थे जब पता था ना कि खत्म हो रहा है। आज उनका लास्ट डे, इसीलिए वो जो फ्रेंच बच्चा है उसको भी उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का जो चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो समझ में आ रहा है। आज से पहले उसे समझ में ही नहीं आया क्योंकि उसका फोकस ही नहीं था। तो हम इस पर्सपेक्टिव से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मेन एम हैमल को बताना है। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एम हैमल क्या सोच रहे हैं। ऐसे आंसर में ये ध्यान रखना है। हाँ, और कौन है, कौन बताएगा आंसर? गोविंद। मैम मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? अरे मैम आ तो रहा था बट लिख नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड। जब आ रहा था तो क्यों नहीं लिख पा रहे थे? फिर नहीं आता तो क्या करोगे जब आने पर नहीं लिख रहे हो? हर्षित, रीड आउट योर आंसर। ये तो सो गए आंसर के टाइम पे। अच्छा रुद्र, तुम रीड आउट मैम करो। उसको भी 1 सेकंड और चाहिए। Okay, ma'am. M. Hamel was not hopeless because he knew that if people did not want to learn the language when it's easily accessible to them, it's their loss and it's their fault that they can't even speak and write their own language. हम्म
चलो ठीक है, अब हर्षित तुम आ जाओ जरा। Yes, I did thought that M. Hamel was hopeless because he was seeing disturbed when leaving the school and found in his point of view that children and others are not taking serious and learning the French language. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतना आंसर तो लिख सकते हो, तुम फालतू में डर रहे थे। थोड़ा अजीब लगा। नहीं, पहले मैंने उदय जितना ही लिखा था। अच्छा, फिर थोड़ा आगे बढ़े। उदय तो जब बिकॉज उदय पे ने ही रुक बोला, गए। मैंने बिकॉज भी नहीं लिखा था क्योंकि उसमें सिर्फ ये पूछा था डू यू थिंक, वाई तो पूछा ही नहीं था, चलो इसलिए। कोई नहीं, लेकिन वर्ड लिमिट 30 दी है, 30 वर्ड्स की। डू यू थिंक से आगे भी बढ़ना था। जब वर्ड लिमिट दी हो, तुम्हें पता है क्वेश्चन, भले कई बार क्वेश्चन सिंगल लाइन का आंसर सिंगल लाइन का होता है, लेकिन वर्ड लिमिट आपकी ज्यादा रहती है, तब आप क्या करोगे? तब आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, उस आंसर में एड ऑन्स करने पड़ते हैं, ध्यान रखना पड़ता है कि उसको आगे कैसे ले जाया जाए। क्लियर? हाँ, कुछ भी लिख दो उससे काम नहीं चलेगा, कंटेंट ओरिएंटेड लिखो, जो भी चले। भाई भाई कुछ भी लिख दो तो सिर्फ एसएसटी में चलता है। एसएसटी में भी अगर टीचर ने ध्यान से कॉपी चेक की तो वहां पे भी 0 आ जाते हैं। मेरे पास जो भी हो, वो ग्रेस मैम कैसी थी, मैं कुछ भी लिख के आया था 1.5 पेज का, मुझे खुद को नहीं पता था मैं क्या लिख रहा हूँ, उन्होंने फुल नंबर दे दिए। मैं सोच रहा था डन है मैडम। मैम मेरे साथ भी यही हुआ है। चलो कोई नहीं, वो टाइम निकल गया, बोर्ड देना है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हुआ, देखो। चलो, और कौन था क्लास में? मैंने कोई ऐसा जिसका नाम नहीं लिया हो? आर्यांश, गोविंद, हर्षित, हर्षिता, पूनम, रुद्र, उदय, सब हो गए। मैं उत्सव की उत्सव है ही कॉलोनी नहीं, है, वो उत्सव है बीच में नहीं, से ही उत्सव भाग का गया। नाम। हाँ, उत्सव चले गए हैं। फोन करके चलो बेटा, बुला लूं? अब बुलाओ नहीं, अब रहने दो, मैं अब क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। हाँ, अब मैं ऐप, हाँ ऐप ऐप ऐप। हाँ, मैं अभी 5 मिनट में क्लास उसमें डाल रही हूँ, जो अपना ऐप है ना, उसमें डाल रही हूँ। तब तक मैं उसको ऑन कर लेती हूँ, उसमें लाइव क्लास जब तक मैं मेंशन नहीं करूंगी तब तक वहां शो ही नहीं होगा। मैं मेंशन करती अरे हूँ, उसके मैम बाद मैम फिर हम चेक करते हैं। हाँ बोलो गोविंद। मैम ज्वाइन कैसे होना है, एक बार बता के तो जाओ। जब उसमें दिखने लगेगा ना लाइव क्लास शो हो रही है, तो तुम्हें सीधे उसे क्लिक करना है, ज्यादा हेडिक नहीं लेनी है। डेमो क्लास है वो, डेमो क्लास में आपको लाइव दिखेगा, वहां पर दिखने लगेगा, तो उसमें सीधे एंटर हो जाना। उसमें वो कोई चार्ज नहीं है वहां पर, वो तो इजीली एंटर होना है बस। तो वही मैं यस ट्रायल मैम। लेने जा रही हूँ। हाँ, लॉग इन कर लो। वेबसाइट, हाँ ओके सॉरी, वेबसाइट से नहीं, ऐप से करना पड़ेगा बेटा। वेबसाइट का मैंने कहा ना, अभी डोमेन इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इस वजह से वेब पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेशन? हाँ, डोमेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से क्लास वाइंड अप कर रही हूँ, ऐप पर चलते हैं, जरा चेक कर लें ऐप को भी। चले यहाँ अरे से। ये अमय, अमय का क्या, अमय को लिंक कैसे भेजो वो नहीं, उसकी? अमय को लिंक नहीं, अमय के पास ऐप है क्या? ऐप डाउनलोड किया है क्या उसने? अमय ऐप है मैम क्या किया तो बेटा? है डाउनलोड करना, अभी मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम लॉग इन करो अभी। अभी जब तक हम भी यहाँ से उसमें डालेंगे, अभी तो तुम्हारे पास शो ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने मेंशन बट नहीं इस किया था। बट इसके पास हाँ तो बोलो। कीपैड है, उस पर ओटीपी आती है क्या कीपैड पे? नहीं नहीं, अरे उस हाँ, पे आ जाएगी ओटीपी, आ जाएगी। तो उसमें ओटीपी की क्या जरूरत है? लॉगिन करने के लिए ओटीपी लगेगी ना, मेरे में तो लगी थी। अच्छा, चलो ओटीपी द देखते हैं। लॉटरी, हाँ आशीष चंचलानी। चलो चलो देखते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, मेरा तो चलो लॉगिन नहीं हो रहा। तुम अरे लोग कर भाई एक लॉग इन करो, अभी 5-7 मिनट लगेंगे उसमें।